everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and you're watching us on Health Talk. In today's episode of Health Talk आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी पर जो बहुत कॉमन है और लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम है. हम बात करेंगे मोरों के दर्द के हवाले से. And to discuss that we have Dr. Shahid Ali Chaudhary with us. He is an orthopedic spine surgeon. Assalamu alaikum Dr. Saab. वालेकुम अस्सलाम. Thank you very much. Welcome to Health Talk. डॉक्टर शाहिद, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम बेसिक से स्टार्ट करें. आप हमें बताएं कि मोरों का दर्द है क्या और इसका सबब क्या बनता है, मेन रीजन, मेन कॉज क्या है. आपने एक क्वेश्चन में इतना बड़ा मेरे लिए सब्जेक्ट खोल दिया, उसको समराइज करने की मैं कोशिश करता हूँ. सबसे पहले इससे मैं ये बताऊं कि होता क्यों है. मैं आपके जो व्यूवर्स हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि प्रॉब्लम है कितना बड़ा, कितने इंसानों को दुनिया में है. इस वक्त दुनिया में 1 अरब इंसान ऐसे हैं जो इन मोरों के मिसाइल का शिकार है. ठीक है. और इसकी बहुत बड़ी वजह हमारी मॉडर्नाइजेशन है. मॉडर्नाइजेशन की वजह से हम मशीन डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी खत्म होती जा रही है. उस फिजिकल एक्टिविटी खत्म होने से आप ऑफिस में हैं, आप लंबा बैठते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और लंबा देर बैठ के पढ़ते हैं, ड्राइवर्स हैं वो बहुत लंबा अरसा गाड़ी चला रहे हैं, 9 to 5 जॉब. सो ये वो सारे. और फिर दूसरा सन एक्सपोजर नहीं है. हमारा फूड जो था पहले कभी रॉ फूड हुआ करता था ज्यादा, अब हम केन फूड, फास्ट फूड, इस वजह से हमारे जो रॉ फूड के एलिमेंट्स थे वो मिसिंग है, कैल्शियम मिस है, सन एक्सपोजर नहीं है, विटामिन डी मिसिंग है. ये जो हम फैंसी ड्रेसिंग्स करते हैं इस वजह से सन एक्सपोजर हम अब्सॉर्ब नहीं कर सकते. सो ऑल दीज फैक्टर्स कंपाउंड टू द पॉइंट कि या आप अपनी डिस्क स्लिप करेंगे, या अपनी डिस्क उम्र से पहले खराब करेंगे, या आप अपनी मोहरा फ्रैक्चर करेंगे. ठीक है. तो रीजंस की अगर मैं बात करूं तो पहला रीजन क्या है? अगर आप इसको मैं इस तरह डिवाइड करूंगा. आपका पोस्चर है या आपकी कोई ऐसी एक्सरसाइज है, कोई रूटीन आपकी ऐसी है? अच्छा, उसमें ना मैं इसको इस तरह डिवाइड करूंगा. एक तो वो स्पाइन के प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आती हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक वेट लिफ्टर है, जिम में जाता है या लेबरर है, वो वजन उठाता है, उसको ये नहीं पता मैंने वजन उठाना कैसे. ठीक है. सो गलत एंगल से वजन उठाया और डिस्क स्लिप हो गई. ऐसा ही है. फिर दूसरे वो लोग हैं जिनका काम है ऑफिसेज में, आप मीडिया के लोग हैं जिनका काम है घंटों बैठना. ऐसा ही है. एंड आप लोग बैठे हैं लाइक अ स्टैचू. सो ये वो लोग हैं, जब आप कंटिन्यूस एक पोस्चर में बैठते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो डिस्क्स हैं उस पे अनइवन प्रेशर आता है. ठीक है. प्रोलॉन्ग अनइवन प्रेशर क्या करता है? डिस्क हर्निएशन कॉज करता है. फिर आप वो लोग जिनकी आउटडोर एक्सपोजर बहुत कम है, उनमें जब विटामिन डी और कैल्शियम लेवल फॉल करता है, उनमें मोहरे जल्दी फ्रैक्चर हो जाते हैं. अच्छा. उन्हीं वो लोग हैं जिनकी हड्डियां भी जल्दी टूटती हैं. फिर वो बच्चे आ जाते हैं. बच्चों में कुछ बच्चे अब हमारे जो बड़े शहरों के हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, लाहौर, कराची, बड़े बड़े शहरों में, इवन छोटे शहरों में भी अब ग्राउंड में जाने का रिवाज खत्म हो गया. पीपल इधर डोंट फील सेफ, या बच्चों के पास अपनी स्टडीज में से या मोबाइल से फुर्सत नहीं है उनको. सो वो आउटडोर एक्सपोजर ना होने से उनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं. ऐसा ही है. तो ये वो इस मुख्तलिफ रीजंस हैं हर बीमारी की. उसके अलावा कुछ ट्यूमर्स हैं, कुछ इन्फेक्शंस हैं. ठीक हो गया. उनके लिए कोई खास वजह का होना जरूरी नहीं है. इन्फेक्शन, आपकी इम्यूनिटी वीक है, आपको इन्फेक्शन हो गया. ट्यूमर आपके जीन्स का प्रॉब्लम है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते बहुत ज्यादा. लेकिन इसका स्पाइन की प्रॉब्लम्स में 75 to 80% वो बीमारियां हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर इजीली कर सकते हैं. मुश्किल जॉब नहीं है. बिल्कुल मुश्किल नहीं है. अच्छा, मोरों के दर्द की इनिशियल साइंस क्या होता है कि ये जो साइंस है अलार्मिंग है, अब अलर्ट हो जाना चाहिए? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं मोरे शुरू कहां से होते हैं और खत्म कहां से होते हैं. जी. अगर आपकी बुक उठाते हैं ना तो उसकी आप बोलते हैं दिस इज द स्पाइन ऑफ द बुक. ओके. दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट. सो आपकी जहां से सर खत्म होता है वहां से मोरे शुरू होते हैं और नीचे जहां पे आपकी हिप से ऊपर यहां तक आपके मोरे. ठीक है. सो जिस वक्त आपको टांग, बाजू कमजोर होना शुरू हो जाए या सोना शुरू हो जाए, सोना अगर मैं इसको सादा करूं, जैसे कीड़ियां चलनी शुरू हो जाए, सुन फील होना शुरू हो जाए, या आपको इंग्लिश में से कहते हैं पिंस नीडल्स फील होना शुरू हो जाए, ये वो साइंस हैं जो वार्निंग साइंस हैं. इसमें आपने घर नहीं बैठना, आपने उस एक्सपर्ट को ढूंढना है जो इस बीमारी को इनको ढूंढ सकता है और उसका इलाज कर सकता है. तो डॉक्टर शाहिद, अगर मैं पोस्चर की बात करूं तो पोस्चर कितना मैटर करता है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो आप मुझे पहले तो ये देखकर बताएं कि मेरा पोस्चर ठीक है कि नहीं. अच्छा, पोस्चर जो स्पाइन की प्रिवेंटेबल कॉजेज है ना, उनमें पोस्चर सबसे अहम है इन मॉडर्न लाइफ, क्योंकि हम सब ऑफिस वर्कर्स हैं,
हम डॉक्टर्स हैं, हम हॉस्पिटल बैठे हैं, जैसे आप बैठी हैं, अब बड़े अच्छे पोस्टर पे बैठी हैं कि पोस्टर है क्या आपका, आपकी हिप्स और आपकी स्ट्रक्चर, आपका ट्रंक है उसका 90 का एंगल बनना चाहिए, लेकिन आप बैठी हैं बगैर सपोर्ट के, ऐसा ही है। सो आपकी बैक शुड बी सपोर्टेड बाय द बैक ऑफ द चेयर और बैक ऑफ द सोफा। ओके। लेकिन अब जैसे मैं बैठा हूं, आई एम नॉट सिटिंग इन अ प्रॉपर पोस्चर, आई एम जस्ट लैक्स पोस्चर। हम ऑफिस में जब दूसरा फिर पोस्चर किस तरह, जब हम काम करते हैं तो व्हाट वी डू लाइक दिस, ऐसा ही है, इस तरह स्टूपिंग पोस्चर। सो कंटिन्यूअस पोस्चर में बैठने से अगर आप विदाउट सपोर्टिंग योर बैक बैठे हैं या बैक सपोर्टेड बैठे हैं और आप क्राउच करके बैठे हैं, तो दोनों सिचुएशंस में हो सकता है आप 2-3 साल तो बड़े अच्छे गुजार जाए, लेकिन उसके बाद आप उस क्रॉनिसिटी में चले जाएंगे जिसमें आप डेली बेसिस पे आपके पेन है। एक प्रॉब्लम के लिए आप अपने आप को अर्ली रेडी कर रहे हो। यस, Exactly. You are preparing for a problem. अच्छा, अगर मैं नेक हम्प की बात करूं तो ये इसी से रिलेटेड है कि सेपरेट चीज है? नेक हम्प इसी से रिलेटेड है। वो लोग जो जिनका ऑफिस वर्क ज्यादा है, जब वो बैठते हैं, या वो लंबे हाइट के लोग जब वो बैठते हैं तो अपने शोल्डर्स को गिरा के बैठते हैं। ऐसा ही है। पर लॉन्ग इस पोजीशन में बैठने से होता क्या है कि आपके मोरे जब डेवलपमेंटल फेज में होते हैं तो वो आगे से कंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। वो कंप्रेस होकर फिर आपका पोस्चर यहाँ पे रह जाता है, आपका हम पोस्चर बन जाता है पीछे। कुछ ऐसे बच्चे जो होते हैं जो पैदा कुछ ऐसी बीमारियों के साथ होते हैं, लेकिन वो तो हम उनको प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो तो स्क्रीनिंग और वो चीजें जो माओं के साथ हो सकती हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं पोस्चर करेक्शन की जिनको करने से हम इस हम्प नेक पोस्चर से बच सकते हैं। अच्छा, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी कहा जाता है कि देयर इज अ फैट ओवर देयर, इट इज नॉट अ प्रॉपर, लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसमें ना हमारे साथ भी क्लिनिक में होता है, बाज़ दफा पेशेंट्स आते हैं, इंसान की एक नेचर है, जब उसको कोई प्रॉब्लम होता है ना उसकी वजह तलाश करता है। जब उसको नेक पेन होती है ना, तो जब नेक पे पीछे हाथ फेरता है उसको एक प्रोमिनेंट पॉइंट फील होता है। ऐसा ही है। वो उसको लगता है ये हम्प है, वो हम्प नहीं है, वो नेचुरल एक मोरा है जो अल्लाह ताला ने प्रोमिनेंट रखा है, जहां से आपके दो कर्व्स, एक कर्व खत्म हो रहा है, दूसरा नया कर्व शुरू हो रहा है, वहां पे प्रोमिनेंट मोरा है। दैट्स नॉट द हम्प। वो क्योंकि एक बंदा जो तकलीफ में है, वजह तलाश करते हुए उसको एक एबनॉर्मल चीज लगी तो उसको हम्प क्लेम कर रहा है। एक्चुअल हम्प वो है जो आप लंबे कद के लोगों में आमतौर पे ऑफिस वर्कर्स में देखते हैं। अगर मैं बना सकूं तो ऐसे होता है। तो वो जब ऐसे देखते हैं और ऐसे आप पीछे अगर मेरी बैक को आप दिखा सकें तो उनका बैक का एक सडन यूं आगे उसका एक हाइट पॉइंट ऑफ द नेक, सो दिस इज द हम्प एक्चुअली। तो डॉक्टर शाहिद, इज इट ट्रीटेबल? ये आसानी से ट्रीट हो सकती है? क्योंकि मैंने बहुत लोगों की बहुत पुरानी सालों से पुरानी नेक हम्प्स भी देखी हैं। अच्छा, अब वो इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो वो बच्चे जिनको अर्ली एज से ही वो बैठते रहे गलत पोस्चर में, पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, और उनके आगे मोरों की शेप ही चेंज हो चुकी है, डेवलप हो गई, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरे वो बच्चे जो बाय बर्थ पैदा होते हैं, उनकी जो हम सर्जरीज करके करेक्ट करते हैं, उनको करनी पड़ती हैं, वो एक अलग क्लास है। तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने वक्त के साथ ये पोस्चर बड़े हुए, जैसे जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल में गए ऑफिस, वो करेक्टेबल है, वो करेक्टेबल है, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम सोने के पोस्चर के बारे में बात करें तो वो कितना अहम है? आजकल के जमाने में बहुत अहम है, क्योंकि सोने का पोस्टर नहीं, गोल्ड वाला नहीं, हाँ, नींद वाला। आजकल के दौर में बड़ा अहम होगा, क्योंकि जब से दुनिया हाथ में मोबाइल में आ गई है तो हम सब की ऑलमोस्ट ये हैबिट बन चुकी है। रात को हम सारे एक तकिया रोल करते हैं, मोटा सा बनाते हैं, उसको सर के नीचे रखते हैं, मोबाइल देखना शुरू करते हैं और हम सोते नहीं, हम बेहोश होते हैं। मोबाइल की जान हम तब तक नहीं छोड़ते। सो जब आप सोएं तो आपका नेक जो है आपकी बैक के साथ अलाइन होनी चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, मतलब अलाइन होनी चाहिए। ओके। सो बाज लोग क्या करते हैं, तकिया निकाल के सोते हैं। अगर मैं तकिया निकाल के सोऊंगा तो मैं इस तरह चला जाऊंगा, ऐसा ही है, मेरी नेक अभी भी अलाइन नहीं है। ठीक है। सो आप अप्रोप्रिएट साइज ऑफ द पिलो ले, जिसको आप लेट के, अगर आप साइड प्रोफाइल अपनी देखेंगे ना, पिक्चर लेके दे, आपका हेड जो है आपकी बैक के साथ अलाइन होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बहुत सारे सिचुएशंस में ये भी देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होता है, तो वो ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस यूज करते हैं, कुशन्स होते हैं, वो कितना रोल अदा करते हैं सब चीज में? ऑर्थोपेडिक मैट्रेस, यस, वो पेशेंट्स जिनको पोस्चरल इश्यूज हैं उनको यूज, they get the benefit from very stuffy और hard से होते हैं, बैठना भी बहुत मुश्किल होता है। इसको मैं सिंपल करूं, इस क्वेश्चन को अगर मैं टिल्ट करूं तो अदर साइड में, कि which mattress should not be used, चलें वो बताएं। स्प्रिंग वाला मैट्रेस इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ओके। वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए नहीं है। ओके। सो बाकी जितने भी मैट्रेसेस हैं वो अपनी कंफर्ट के मुताबिक यूज कर सकते हैं। अच्छा, वो लड़कियां, वो खवातीन, स्पेशली, खैर मर्दों में भी ये डिफिशिएंसीज होती हैं जिनमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, तो इस सब के लिए क्या करना चाहिए?
ख़वातीन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ख़वातीन में क्योंकि जब वो अपनी फर्टिलिटी से गुजर रही होती हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग द न्यू जनरेशन, उस वक्त उनको अपनी डाइट पे, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पे, अगर वो डाइट पे नहीं ले पाती तो कैल्शियम सप्लीमेंट लें, मैग्नीशियम्स लें, विटामिन डी लें और एक्सरसाइज लाजमी ऐड करें। एक्सरसाइज अगर आप सब कुछ ले रहे हैं और आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, अगर आप सुबह 9 बजे ऑफिस गए हैं, 5 बजे तक बैठे हैं, उसके बाद घर गए, खाना खाएं और सो गए, रिमेंबर आपके जिस्म की हर हड्डी उस वक्त मजबूत होगी जब उसको स्ट्रेस मिलेगा। अगर आप उसको स्ट्रेस दे ही नहीं रहे तो वो ऑटोमेटिकली सब कुछ देने के बावजूद भी कमजोर होती जाएगी। सो जहां पे आपने अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का ख्याल रखना है, वहां पे आपने प्रॉपर एक फिजिकल एक्टिविटी का भी एहतमाम करना। अच्छा डॉक्टर साहब, समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपकी बोन्स भी वीक हैं, तो फॉर एग्जांपल ये नीचे कुछ गिरा है, तो मैं अगर उठाने के लिए ऐसे नीचे जाऊंगी ना, तो आई फील देयर इज अ प्रेशर और शायद वो नस पे नस चढ़ जाना, तो एक ये भी चीज होती है, तो क्या ये भी इसी चीज से रिलेटेड है क्या आपकी? अच्छा, नस पे नस चढ़ जाना, उसको हम सादा जुबान में बोलते हैं नस पे नस चढ़ जाना। उसको अगर थोड़ा सा टेक्निकल बोलूं तो उसको हम बोलते हैं मसल पुल हो जाना। मसल पुल हो जाना कि आपने किसी एक मसल को अचानक से इस तरह यूज किया है कि दैट मसल कुड नॉट हैंडल इट, तो उसी वक्त स्प्रेन हो गया उसका। लाइक आपने हैवी वेट उठा लिया, सही वे में नहीं उठाया, सही वे। अब आप वेट, हैवी वेट उठाने का क्या तरीका है? हम क्या करते हैं, जैसे हम रुकू की पोजीशन में जाते हैं, वहीं से वेट उठाया, उठा सीधा करने की कोशिश की। दिस इज द मोस्ट कॉमन पोस्चर फॉर डिस्क हर्निएशन, वेट उठाते हुए। सो जब वजन उठाना है, आपने कैसे उठाना है? आपने बैठना है जमीन पे, पैरों के बल, ठीक है, वजन उठाना है और अपनी नी के वजन रख के ऊपर उठना है। हम उसको लिफ्ट द वेट राइट देयर। अब हमने 10 दफा उठाया, हम बच गए, 11वीं दफा उठाया and we had a disc herniation. Okay. डॉक्टर साहब, इस सिचुएशन में मोटापा कितनी बुरी चीज है? क्योंकि ओवरवेट हमने अक्सर ऐसे लोग देखे हैं जिनसे चला तक नहीं जाता। फॉर एग्जांपल यहाँ से उठ के वहां तक आना उनके लिए मुश्किल हुआ होता है, अजाब बना होता है। सो देखिए, मोटापा बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं, कहीं पे भी आप उसको अच्छा नहीं कह सकते। स्पाइन में आप देखें, आपकी हम ना एक इंडिकेटर कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। साइंटिस्ट ने एक आइडियल बॉडी वेट निकाला है, वो आइडियल बॉडी वेट ही है जो आपकी हड्डियां, आपकी मोरे उसको उठा सकती हैं। हाँ। उससे ऊपर की हर चीज उस पर बर्डन है। और एक बंदा जो सालों साल से मोटा है, अब आपकी डिस्क 2 चीजों से बनी होती है, जिसके अंदर मेजर है वाटर कंटेंट, बाकी अदर एलिमेंट्स है। अब जब उस पे इतना वजन डाल के आप ग्रेविटी के अगेंस्ट चलेंगे, तो उस ग्रेविटी के इतने वेट के साथ वो डिस्क जो जिसने 70 साल में खराब होना था जाके, वो 40 साल में खराब हो जाएगी। हाँ। फिर आपकी पेन है, आप थोड़ी देर बैठे हैं, 15-20 मिनट आपको पेन स्टार्ट हो गई है। अगर आप क्लोजली वॉच करें प्लैनेट अर्थ को, तो इस पे जितनी भी क्रिएशंस अल्लाह ताला ने बनाई हैं, लिविंग क्रिएशंस, वो या 4 पे चलती हैं, या तैरती हैं, या उड़ती हैं। हम इंसान सिर्फ 2 पे चलते हैं। सो उसकी वजह से हम सारी उम्र हमारे मोरे ग्रेविटी से फाइट करते हैं। ऐसा ही है। जितना वेट ज्यादा होगा, उतना ग्रेविटी की पुल उन पे ज्यादा होगी, उतनी ही जल्दी आपके जॉइंट्स, आपके मोरे, आपकी डिस्कें खराब होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल के हवाले से क्या बताएंगे? ऐसी चंद एक्सरसाइजेस जो डेली रूटीन में आपको अपनानी चाहिए ताकि आपको बैक के कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अच्छा, अगर मैं आपके व्यूअर्स को एक्सरसाइज बताऊंगा नहीं, फिर नहीं करेंगे, बता दें, कर लेंगे। मैं आपको ना उसका सिंपल हल बताता हूँ। सो 2 तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो स्विमिंग कर सकते हैं, एक जिनको स्विमिंग नहीं आती। जो स्विमिंग कर सकते हैं, अगर वो सिर्फ दिन में, हफ्ते में 5 से 4 मरतबा 15-20 मिनट स्विमिंग कर लें, तो स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर स्पाइन। क्योंकि ग्रेविटी खत्म हो जाती है पानी में जाके, और आप हर मसल को, हर चीज को फ्रीली मूव करते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो 15 से 20 मिनट की डेली वॉक ऐड कर लें, वो आपकी स्पाइन को बहुत 70% बीमारियों से बचा लेगी। अच्छा डॉक्टर शाहिद, समटाइम्स हम देखते हैं कि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उन्हें डॉक्टर का ही नहीं पता होता कि उन्हें इस चीज की अगर पेन है, बैक पेन है, तो वो समटाइम्स लोग जरा के पास भी चले जाते हैं, कोई छोटा प्रॉब्लम, मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, गाइडेंस नहीं है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि राइट डॉक्टर कैसे चूज कर सकते हैं? अच्छा, इसका मैं जब क्वेश्चन का जवाब दूंगा, उसके साथ में मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाह रहा हूँ। आपको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ी मोहताजी की वजह क्या है? क्या? स्पाइन पेन। अच्छा, पूरी दुनिया में मोहताजी की, डिसेबिलिटी की सबसे बड़ी वजह बैक और नेक पेन है। अब बदकिस्मती से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो शॉर्टेज स्पाइन सर्जन्स की है ही है, बहुत सारे मुल्कों में और भी है। सो इसलिए जब उनको, लोगों को कमर की और गर्दन की तकलीफ में मुब्तला होते हैं,
और उनको कोई प्रॉपर नहीं पता चलता हमने जाना किस तरफ है, तो वो फिर बेचारे आसरा ढूंढते हुए कुछ जरा के पास चला जाता है, किसी नाई के पास, किसी मालिशिये के पास, किसी कायरोप्रैक्टर के पास। एक्चुअली पेशेंट को समझना है कि उसका मसले का हल किसके पास है। फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर लोग बहुत रिलाई करते हैं। यस, अच्छा, लोग समझते हैं कि जब कमर का, गर्दन का मसला होता है ना, तो उसके हर मसले का हल फिजियोथेरेपिस्ट के पास है। एग्जैक्टली। अब इससे पहले कि मैं ये बताऊं किसके पास जाना, मैं यहाँ पे एक आपको छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। हमारा एक पेशेंट थे जी जी, उसको हम कोई प्रॉब्लम था जिसके लिए हमने उनको सर्जरी एडवाइस की थी, और जब वो बाहर गए उनको किसी ने बताया कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं / कायरोप्रैक्टर के पास चले जाएं। वो किसी के पास गए, कायरोप्रैक्टर था, थेरेपिस्ट था, उसने उनके साथ एक खास तरह की मनूवर किया मूवमेंट का, पेन को मैनेज करने के लिए। उनका मोहरा फ्रैक्चर हुआ और वो पेशेंट वहीं पे पैरालाइज हो गया। ओहो। सो इसलिए ये मैंने वाकया इसलिए पहले मेंशन किया था कि अगले में जो बात करूं आपके व्यूअर्स उस पे फोकस करें। सो स्पाइन सर्जन कौन है? हर गली में बैठा डॉक्टर स्पाइन सर्जन नहीं है, ना न्यूरो सर्जन स्पाइन सर्जन है, ना ऑर्थोपेडिक सर्जन स्पाइन सर्जन है। ठीक है। आप स्पाइन में जाने के लिए पहले आप या तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन बनेंगे या पहले न्यूरो सर्जन बनेंगे। उसके बाद फर्दर आप ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, जो 1 साल से लेके मुख्तलिफ ममालिक में 2 से 3 साल तक का दौरानिया है। वो करने के बाद आप इंटाइटल्ड हैं खुद को स्पाइन सर्जन लेबल करने की। सो पाकिस्तान में क्योंकि स्पाइन की ट्रेनिंग बहुत रिसेंटली स्टार्ट हुई है, अभी 2 साल पहले प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो इसलिए पाकिस्तान में हम बहुत कम है हमारे पास स्पाइन सर्जन। सो इसलिए जब भी आपने जाना है किसी डॉक्टर को मिलने के लिए, तो देखें क्या इसके पास स्पाइन की रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है या नहीं है। क्योंकि याद रखिए, सेहत के मामले में सबसे पहली जिम्मेदारी इंसान की खुद है। Exactly. फिर किसी और की। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं सर्जरी की बात करूं तो अक्सर लोग बहुत डरते हैं, और ऐसा कहा भी जाता है कि जो स्पाइनल सर्जरी होती है वो बहुत डेंजरस होती है, तो इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे आप? अगर आप एक्सपर्ट हैंड्स में हैं तो दिस सर्जरी इज वेरी सेफ नाउअडेज, बहुत महफूज सर्जरी है। अगर किसी सेंटर का, स्पाइन सर्जरी में बड़ी मिथ हुआ करती थी कि आप सर्जरी कराएंगे पैरालाइज हो जाएंगे। अच्छा, अब वो दिन जा चुके हैं। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्जरीज में पैरालिसिस का रिस्क लेस देन 1% है। कॉम्प्लेक्स से मुराद वो पेशेंट्स हैं जैसे आप सोसाइटी में देखते हैं कुछ लोग जिनके कुब निकले होते हैं, पेशेंट टेढ़े हुए होते हैं, जब हम उनको सीधा करते हैं तो उनमें वो रिस्क है। जैसे आपकी डिस्क स्लिप की सर्जरी है, उसमें आपके पैरालाइज होने का रिस्क 0% है। अच्छा। उसकी वजह 2, नंबर 1 ट्रेनिंग, नंबर 2 साइंस। साइंस में क्या है? साइंस में आपके पास वो इक्विपमेंट और वो गैजेट्स हैं जो साइंसदानों ने बनाए हैं ड्यूरिंग सर्जरी, जो सर्जन यूज करें और उनसे बचा जा सके। क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेनिंग प्रोग्राम ही अभी स्टार्ट हो रहा है, ये फैसिलिटीज गवर्नमेंट सेक्टर में भी कहीं कहीं मौजूद हैं, बहुत चंद एक दो हॉस्पिटल्स हैं जहां पे मौजूद हैं। सो इसलिए आप जब लोग बाहर करवाने जाते हैं तो वहां पे उनका कॉम्प्लिकेशन का रेट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये एक मिथ बनी हुई है। एक्सपर्ट हैंड्स के अंदर, अच्छे सेंटर्स के अंदर कोई ऐसी मिथ नहीं है कि आप पैरालाइज हो जाएंगे या बीमार, आप लेट जाएंगे हमेशा के लिए। बिल्कुल, मतलब सेफ है सर्जरी। 70% 80% सर्जरी स्पाइन में अब डे केयर सर्जरीज हैं कि आप सुबह आए, करवा के शाम को घर चले जाएं। अच्छा डॉक्टर शाहिद, हम यूजुअली देखते हैं जो मिडिल एज लोग थे, फॉर एग्जांपल पीपल हु आर इन देयर 40s और 50s या थोड़े एजेड होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती थी। लेकिन आजकल यंग जनरेशन में बहुत है, इवन बच्चों में हम बहुत देखते हैं कि यहाँ दर्द है, बैक में दर्द हो रहा है, तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है? इसमें ना अगेन हम जिस तरह मॉडर्न होते जा रहे हैं, वी हैव मशीन्स जो हमारी हेल्प कर रही हैं, उस तरह हमारी फिजिकल एक्टिविटी बच्चों से अगर हम स्टार्ट करें तो खत्म होती जा रही है। पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो एक टाइम स्लॉट फिक्स हुआ करती थी। मुझे आज भी याद है कि असर की नमाज से मगरिब की नमाज के दरमियान का जो टाइम होता था वो हमारा ग्राउंड का टाइम होता था, हम खेलते थे उस वक्त में। वीकेंड पे संडे मॉर्निंग को हम लाजमी खेलने के लिए ग्राउंड्स में जाया करते थे। अब वो रूटीन खत्म हो गई। दूसरा, अगर आप देखें कि जो मोबाइल है, बच्चे हमारे हर वक्त मोबाइल पकड़ा है और इस पोस्चर में बैठे, उस जब आप फ्लेक्स पोस्चर में हर वक्त बैठे हुए हैं तो आपकी नेक पे स्ट्रेस है। तो ये बच्चे जो हैं, आप 5 से 6 साल या 7 साल की उम्र में देखते हैं, हम हमारे क्लिनिक्स में माँ बाप लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा जब कहता है जब मैं बुक पढ़ता हूँ, अब जब वो पढ़ने बैठता है तो उसको पेन शुरू हो जाती है। क्योंकि अब उसकी माँ ने, उसके बाप ने शुरू में मोबाइल दे दिया कि बच्चा रोए ना, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम बिकॉज ऑफ
एनीथिंग नहीं गुजार सके, और उससे अवॉइड करने के लिए बच्चे को मोबाइल दिया, वो बच्चा उस वक्त मोबाइल यूज किया, अब जब वो अपनी प्रोडक्टिव लाइफ की तरफ जा रहा है तो इसका मसले का शिकार हो गया। दूसरा, जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो भारी भरकम बैग, ऐसा ही है। अब मैं आपको लिख के देता हूँ पीछे बैग लटक रहे होते हैं, किड्स आर लाइक दैट। एग्जैक्टली। और मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपके व्यूअर्स में से भी और शायद बहुत सारे डॉक्टर्स को भी इवन ये नहीं पता होगा कि जब बच्चा स्कूल जा रहा है उसका बैग कैसा होना चाहिए। अच्छा, ये भी है एक प्रॉपर साइंस है, इसकी गाइडलाइंस है पूरी। अच्छा। सो आपने आपके बच्चे का जो बैग का साइज है, अगर मैं उसको नंबर्स में बताऊंगा तो शायद वो हर बंदे के लिए मुख्तलिफ होगा। मैं उसके रफ पैरामीटर्स बता देता हूँ। उसकी चौड़ाई जो है बच्चे के कंधे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसको टॉर्सो बोलते हैं, टॉर्सो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसकी हाइट बच्चे की नाफ से ऊपर ऊपर होनी चाहिए। ओके। और वो बैग जो है पीछे बच्चे जैसा बता रही थी, ऐसे ना हो कि लेजी स्टाइल में हैंग हो, फुली टाइट, प्रॉपर टाइट हो। और उसके एक साथ एक एब्डोमिनल स्ट्रैप होता है, वो एब्डोमिनल स्ट्रैप होना चाहिए। ओके। और वजन उसके अंदर कितना होना चाहिए, जो हमारे स्कूल वाले किताबें भर भर के बच्चों को देते हैं और माएं रात को पैक कर रही होती हैं। एग्जैक्टली 1/10 ऑफ द बॉडी वेट। ओके। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे बताऊं कि 100 किलो वजन है तो सिर्फ 10 केजी उसके अंदर बैग होना चाहिए। अगर बच्चे का वजन 20 किलो है तो कितना बैग का वजन होना चाहिए, 2 किलो। और हम जो बैग बाय करते हैं उसका अपना वजन 1.5 किलो होता है, और उसके अंदर किताबों का वजन 5 किलो होता है। अब बहुत सारी चीजों पर फोकस किया जाता है, लेकिन ये थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमारी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, उसके ऊपर हम फोकस नहीं करते। अगर आप देखें कि 22 किलो का बच्चा होता है, 24 किलो 25 किलो का जो हमारे 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, और उनके वेट का बैग का वेट मैंने अपनी बेटी के एक दिन देखा उठाकर, तो असेस्ड के 10 केजी के 8 से 10 केजी के पास था, और वो उठाना चाहिए था जब उसका वजन 80 केजी अपना हो। ओके। वो 25-24 किलो के वजन के ऊपर वो उस 8-9 किलो का बैग उठा के लेके जा रही है, और ये सब बच्चों के साथ है। ऐसा ही है। इस पे एक्चुअली तो फोकस करना चाहिए स्कूल इंतजामिया को, बट अनफॉर्चुनेटली वो हम, क्योंकि ये फील्ड ही इग्नोर्ड फील्ड है, ऐसा ही है, सबसे बड़ी डिसेबिलिटी की कॉज है और सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है हमारे मुल्क के। तो पेरेंट्स को नोटिस ले लेना चाहिए इसके ऊपर, ये बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो लोग जो डेस्क जॉब करते हैं, जिनकी 9 to 5 जॉब है, जिन्होंने 8 से 10 घंटे एक कुर्सी पर बैठकर गुजारने, उनके लिए क्या टिप्स हो सकती हैं? One tip, if they want to enjoy a healthy life for a long time, तो आप इन लोगों को चाहिए कि हर घंटे 2 घंटे बाद उठें, स्ट्रेचेस करें, 30 से 40 सेकंड की स्ट्रेचेस करें, एंड देन गो बैक टू देयर वर्क। अगर वो ये नहीं कर रहे तो याद रखें, आने वाले कुछ सालों में आपके बैठने की कीमत आपके मोरे अदा कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली मैं चाहूंगी कि ओवरऑल हमारे टॉपिक के हवाले से आप कुछ 5-6 टिप्स या 3 गोल्डन टिप्स अगर आप देना चाहें। 3 गोल्डन टिप्स बच्चों से, पेरेंट्स के लिए 2 चीजें, अपने बच्चों को प्लीज आउटडोर स्पोर्ट्स का एक्सपोजर दें। नंबर 2, उनके बैकपैक्स का ख्याल रखें, और मोबाइल का इस्तेमाल कट डाउन कराएं। यंगर पॉपुलेशन के लिए जब आप जिम में जाते हैं, हम उनको बोलते हैं वीकेंड वॉरियर्स, कि आज पतला होना है और आज ही वजन उठाने हैं। जब आप जिम करने जाएं तो प्रॉपर सुपरविजन में जिम करें, और अगर आप वेट उठाएं तो लंबर सपोर्ट लगा के उठाएं, और अपनी आउटडोर एक्टिविटीज को जरूर ऐड करें। और सब एज ग्रुप के लिए कि आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते ना करें, 20 मिनट की वॉक अपनी डेली की रूटीन में जरूर ऐड करें। ठीक है। अच्छा, शैटिका पेन और बैक पेन में क्या डिफरेंस है, मैं चाहूंगी जरा आप ये भी थोड़ा सा बता दें। वेरी गुड क्वेश्चन। शैटिका जो है, शैटिका इज अ सिम्टम। जब कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा तो कहेगा कि मुझे शैटिका है, ये लेग पेन है। ठीक है। और हमारा पेशेंट आके बताएगा जी मुझे टांग में दर्द है। सो शैटिका इज अ सिम्टम। ये होता कब है, जब आपकी नस आपके कमर के मोरों में दब रही होगी। अच्छा। तो वो दर्द जो आपकी टांग में जा रही है उसको शैटिका बोलते हैं। उसका ताल्लुक आपकी बैक के साथ है, शैटिका का ताल्लुक आपकी टांग के साथ डायरेक्टली नहीं है, शैटिका का ताल्लुक आपकी बैक के साथ है। सो दोनों कनेक्टेड हैं। वो पेशेंट्स जिनमें शैटिका है उसका मतलब है उनको स्पाइन के इश्यूज है। सो वो पेशेंट जिनको बैक की दर्द है उसका भी मतलब ये है कि इसको स्पाइन का इशू है। ठीक है। अगर नस दब रही है तो उसकी दर्द टांग में जानी शुरू हो जाएगी, और अगर नस नहीं दब रही तो सिर्फ कमर में दर्द रहेगी। अच्छा, हमारी जो स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है या थोड़ी सी कर्व होती है? इसमें 3 कर्व्स हैं। इसमें 3 कर्व्स हैं। ओके। सो रिवर्स सी इन द गर्दन, नेक में रिवर्स सी, आपकी अपर जो बैक है उसमें राइट सी जिस तरह हम लिखते हैं, और फिर नीचे जाके सी, सी सी एंड सी।
ओके, वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर शाहिद। इतना इंफॉर्मेटिव शो था, मेरे लिए भी बहुत, मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे एंड आई होप हमारी ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे शो पर आया, बहुत शुक्रिया। और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए बाय बाय।